हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व हम लोग देख रहे हैं। उसी में हम लोग पढ़ रहे थे भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो उसी में चैप्टर की जो सेकेंड यूनिट है, इसमें हम लोग इस सेकेंड यूनिट को हम लोग जो है आपका देख रहे हैं और सेकेंड यूनिट जो है आपके सामने है। क्या है? 19वीं शताब्दी को हम लोग देख रहे हैं। बेसिकली जो बहुत बड़े आपको सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल जो आपको चेंजेस मिलेंगे वो सदी है जिसमें आपको बहुत बड़ा बदलाव जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? तो इसीलिए 19वीं सदी जो है हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है और सीखने सिखाने के क्रम के हिसाब से भी। क्लियर है? तो ये पूरा आपको स्पष्ट पता होना चाहिए। तो फिलहाल हम लोग इसमें 2 यूनिट शायद हम लोग इसमें देख चुके थे। आज जो है 2.2 यूनिट हम लोग इसमें शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आइए इसको देखते हैं और एक एक करके हम इन सारी जो घटनाएं हैं, जो उनकी भूमिका है, उन पर हम लोग गौर करके देखेंगे। क्लियर है? देखिए, तकनीकी की भूमिका यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम लोग गौर करेंगे। ठीक है, और इसको देखेंगे। देखिए, इस घटनाक्रम में तकनीकी की भूमिका क्या रही है। रेलवे, भाप के इंजन, टेलीग्राफ, ये सब तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। उनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का ही परिमाण है। यानी कि जितना भी हमको ये रिजल्ट दिख रहा है, टेक्नोलॉजी की जो हमें चीजें दिख रही हैं, ये रिजल्टेंट है चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कारकों का ही रिजल्ट है, जो हमें ये टेक्नोलॉजी की जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हैं, जो हमको नजर आ रहे हैं। क्लियर है? ये हमको देखना है कैसे औपनिवेशिकरण के कारण यातायात और परिवहन संसाधनों में भारी सुधार हुए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों तक कम लागत और ज्यादा आसानी से पहुंचाया जा सका। यानी कि अब देखिए, जब आपकी रेलगाड़ियां बन गई, जहाज बन गए, तो जो खेत का सामान था उसको पोर्ट पर ले जाकर, रेलवे स्टेशन से ले जाकर उनको देश के दूर दराज कोनों तक हम बहुत आसानी से, बड़ी सुलभता से पहुंचा सकते थे। क्योंकि आप जानते हैं ट्रेन का जो प्रयोग किया गया था, बेसिकली वो जो भार है उसको खींचने के लिए ही किया गया था। क्लियर है? और उसी क्रम में ये काम भी कर रही थी। और कैसी थी ये? बहुत तकनीकी थी और बहुत सस्ती लागत पर ज्यादा आसानी से प्राप्त होती थी। तो क्या कारण है, क्या चीजें हैं, कैसे रही हैं, आप इन्हें गौर करके देख सकते हैं। देख लीजिए। देख लिया? चलिए आगे बढ़िए। ये इमेज कल हम आपका देख रहे थे, आज फिर एक बार देख लीजिए इस इमेज को, और कुछ ना कुछ इसमें सीखने के लिए हमें जरूर मिलता है। अब देखिए, मेले में किसान अपने पालतू पशु जानवर पालते थे, जिन्हें वहां खरीद फरोख्त की जाती थी। स्मिथफील्ड में लंदन में सबसे पुराना पशु बाजार है। 19वीं सदी में स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गा और मांस बाजार खोला गया था, जहां देश के सभी मांस आपूर्ति केंद्रों से रेलवे लाइन बिछी थी। यानी कि यहाँ से क्या होता था, पूरा जो मीट का प्रोडक्शन था वो अन्य आपके जगहों में और अन्य क्षेत्रों में आपका यहाँ से ही क्या था, वो मीट का प्रोडक्शन होता था। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि मांस उत्पादकों के व्यापार से इस प्रक्रिया में अच्छा अंजाम मिला। 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। यानी कि इस समय जो था, ट्रेड नहीं हो रहा था। कहां कहां? यूरोप और अमेरिका के बीच। किसका? खास कर जो मीट है, जो मांस है, वो उसका ट्रेड नहीं हो रहा था। देखिए, भारत में नहीं, विश्व के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं
जहां पर जो मीट है वो लोगों की खाद्यान्न पार्ट का हिस्सा है। हालांकि भारत में जो है मीट का कंजम्पशन बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, इतना कि यूरोप में है, जो अमेरिका है उनमें है, इतना बड़ा हमारे यहाँ नहीं है। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेज जाते थे, जिन्हें यूरोप में ले जाकर उन्हें काटा जाता था। लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज्यादा जगह आप घिरे थे। बहुत सारे तो लंबे सफर में ही मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे। बहुत तो वजन गिर जाता था, वे खाने के लायक नहीं रहते थे। इसी वजह से मांस खाना महंगा सौदा हो गया था। पहले समय में क्या था कि जानवरों को यहाँ से जहाज में लाद कर ले आते थे, कुछ बीमार हो गए, कुछ रास्ते में मर गए, तो वो खाने योग्य नहीं बचते थे। जो बचा उसकी जो रेट था वो बहुत हाई था, क्योंकि यूरोप में उस समय इतने जानवर नहीं पाले जाते थे। ठीक, तो ये क्या था, एक महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों से की पहुंच से बाहर था। जो कह रहे हैं जो यूरोप के गरीब लोग थे वो उनकी पहुंच से बाहर था क्या, मीट। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन में तो आपका कम हो रहा था। अब देखिए, रेट ज्यादा होगा तो लोगों की डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो लोग जानवर कम पालने लगेंगे। ये नई तकनीकी आने से यह स्थिति बदल गई। और कह रहे जब जैसी नई टेक्नोलॉजी आई तो बहुत सारे चेंजेस हमको इसमें दिखाई दिए। पानी के जहाज में रेफ्रिजरेशन यानी कि रेफ्रिजरेटर जो आता है उसकी तकनीकी स्थापित हो गई, यानी कि जहाज के अंदर फ्रीज बन गया, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज बहुत लंबी समय तक यात्रा में ले जा सकते थे। अब जो चीज 2-4 दिन में समाप्त हो जाएगी, अब उसको हम बहुत लंबे समय तक उसको प्रिजर्व कर सकते थे। ठीक, अब देखिए अब क्या हुआ। इसके बाद तो जानवरों को यात्रा से पहले ही मार जाना लगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आपके न्यूजीलैंड, सभी जगह से जानवर की वजह मांस ही यूरोप भेजे जाने लगा। अब पहले क्या जा रहे थे, आपके जानवरों को आपका भेजते थे। अब क्या हो गया, जब जहाज में फ्रिज की सुविधा हो गई, फ्रीजिंग पॉइंट उसमें हो गया, तो वो क्या भेजने लगे, अब उसकी जगह आपका यूरोप में जो था, जो मीट है, जानवरों को काटकर उनका मीट ही अब आपका भेजने लगे। इसमें न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। अब जब कोई चीज आसानी से किसी चीज में स्थित होगी तो वहां के जो रेट्स हैं वो तो गिर ही जाएंगे। यूरोप के गरीबों को ज्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड थे, अब बहुत सारे लोगों के पास भोजन में मांस, मक्खन भी शामिल हो गया। जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित हो गई, और दूसरे देशों में समाजवादी जो सबूतों को समर्थन मिला। और क्या हो गया, देश में जो दूसरी चीजें थी उन्हें क्या मिल गया, इस चीज में आपका जो समर्थन उनको मिल गया। ये सारी चीज ये 19वीं सदी में एक अकेले रेफ्रिजरेटर आने से जो तकनीकी आई है उसने कैसे यूरोप के लोगों का जीवन बदल दिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक, और कैसे वो बहुत लंबे समय तक जो मीट था उसको प्रिजर्व कर सकते थे। अब देखिए एक इमेज दिखाई गई है, इसको गौर करके देखिए। देख रहे हैं आप लोग? चलिए, तो इसमें अगर कुछ डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ देखना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फिर आगे बढ़ जाएंगे कि फिर हम लोग इसमें नया जो पॉइंट्स है उसको शुरू करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब बात कर रहे हैं थोड़ा सा इसमें 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। जब 19वीं सदी का अंत होने जा रहा था तो कैसे आपका कोलिजन सिस्टम पूरे वर्ल्ड में निकला, और क्या था कोलिज्म, जिसको उपनिवेश बोलते हैं। उपनिवेश का सिंपल सा मतलब था कोई देश किसी दूसरे देश पर जाकर अपनी कैसे हुकूमत जमा रहा था, उसको कहते हैं कोलिज्म। बिल्कुल आम भाषा में समझिए इसको। देखिए क्या कह रहे हैं
कि 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में व्यापार बढ़ा, बाजार तेजी से फैलने लगे, लेकिन जब व्यापार फैलेंगे तो यह केवल फैलते व्यापार और प्रसन्नता का दौर नहीं था। हम इस प्रक्रिया को सह पक्ष भी नजरअंदाज नहीं करना चाहते। व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के निकटतम परिमाण यह हुआ कि दुनिया में बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता आजीविका के साधन छिन्न भिन्न लगे। अब कह रहे हैं कि जैसे ही लोगों को इजाफा हुआ, विश्व एक दूसरे के पास आए, तो उसका रिजल्ट ये हुआ स्वतंत्रता और आजीविका के जो क्या थे साधन थे वो छीनने लगे। कैसे लगे? जो सशक्त होगा वो छीन लेगा। और 19वीं सदी के आखिर दशक तक यूरोप में विजयों के बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां परिवर्तन आए। ठीक। और औपनिवेशिक समाज विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर दिया गया। कैसा हो गया? आपका विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर दिया। जरा अफ्रीका के मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे वह के कुछ देश की सीमाएं बिल्कुल सीधी लकीर जैसी हैं और मानो तो फूटा यानी कि स्केल खींचकर रखी गई हो। दुर्भाग्य यह हुआ है कि अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिनिधि यूरोपीय ताकत ने अपने अपने इलाका में बांटने वाली प्राय इस तरीके का सहारा लिया था। 1855 में यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह की लकीर खींचकर आपस में बांट लिया गया। अब दिखाते हैं, ये है अफ्रीका। अब ये देखिए, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा है। ये देखिए इस तरह से बांटा गया। ये बात चल रही है जैसे कि स्केल रख के बांट दिया हो। ये सीधे है बिल्कुल। अभी देखिए, ये इनकी बात कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से कह रहे हैं। तो आप एक बार अगर अफ्रीका को अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी चीजें जो है आपको समझ आएगी। देख लीजिए एक बार इस मैप को। हुआ बच्चों? अब देखिए 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासकों वाले विदेश क्षेत्रफल में भारी वृद्धि कर ली। अब ब्रिटेन का जो क्षेत्र है और फ्रांस का, ये दो ही सबसे शक्तिशाली यूरोप में थे। ठीक। अब इनका जो विदेशी क्षेत्र था उसमें निरंतर क्या हो रही थी? आपका वृद्धि हो रही थी। बेल्जियम, जर्मनी भी क्या थे? नए उपनिवेश बने थे। आप पढ़े थे कि ब्रिटेन तो डेवलप था ही, ब्रिटेन के बाद आपका फ्रांसीसी क्रांति होती है और फ्रांसीसी दमन करते हैं, फिर कैसे आपका जर्मन स्वतंत्र होता है और कैसे आपका बेल्जियम होता है। तो जब ये दोनों देश जो था दूसरों को अपने गुलाम बना रहे थे, ये भी कहाँ पीछे हटने वाले थे? आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है, क्लियर है? यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ रहे थे, उसी में ये चार चीजें समझाई थी मैंने। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेश पे कब्जा करके 1990 दशक में आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी उपनिवेश ताकत बनाया। सब क्या लगे हैं? कोलिज्म करने में लगे हैं कि दूसरे देश पर जाएंगे, वहां अपना कब्जा करेंगे, वहां के रिसोर्सेज पर, वहां के संसाधनों पर, वहां के लोगों पर अपना कब्जा करेंगे और जिस तरह का हमको लाभ प्रॉफिट चाहिए वो हम लोग करेंगे। और ये भारत के साथ साथ यूरोप के जो लोग थे वो आपका कहाँ पहुंच गए थे? अफ्रीका में। क्योंकि अफ्रीका को क्या कहते थे? अंध महाद्वीप, और इसको आज भी बहुत पिछड़ा हुआ मानते हैं। क्लियर है? यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी और भुखमरी है और इसका सबसे बड़ा कारण यूरोप के लोगों ने जो यहाँ राज किया है वो एक सबसे बड़ा कारण रहा है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखिए, अब एक बीमारी फैली थी जिसको बोलते थे रीडर पेस्ट, यानी कि मवेशियों का प्लेग। यानी कि जो प्लेग कहां फैला है? आपका जानवरों में। एक प्लेग था जो लोगों में फैलता था। देखिए प्लेग जो था बेसिकली चूहे से फैलने वाली बीमारी थी जो पहले मनुष्य में होती थी, मानवों में, और बहुत बड़े लेवल पर लोग मर जाते थे। लेकिन अब कहां हो रही है?
आपके जो मवेशी हैं। कह रहे हैं कि अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। अब जानवरों में फैलेगी तो जिन लोगों की आजीविका ही और अर्थव्यवस्था जानवरों के सहारे टिकी है, चाहे वो मीट खाने को लेकर हो, चाहे वो उनके जीवन रहन सहन के मुख्य पार्ट को लेकर हो, तो दिक्कत तो उनको होने वाली है डेफिनेट। ठीक, इस बात का अच्छा यह है कि औपनिवेशिक समाज का यूरोप समाजवादी ताकतों के प्रभाव में बड़े पैमाने पर असर हुआ। इस उदाहरण से पता चलता है कि हमलों और विजयों के इस युग में घटनावश फैल गई मवेशी की बीमारी ने भी हजारों लोगों के जीवन में भाग्य को बदल दिया था और दुनिया के साथ साथ उनके संबंधों में नई शक्ल में ढाल दिया। कैसा हुआ? जो नई शक्ल है वो उनको उन्होंने ढाल दिया। प्राचीन काल में ही अफ्रीका में जमीन की कभी कोई कमी नहीं रही, कि कोई भी समय देख लीजिए अफ्रीका में जमीन के मामले में कोई कमी नहीं रही, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा लैंड है। क्लियर है? वहां की आबादी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी व काम का जीवन व पालतू पशु के सहारे चलता रहा। वहां पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते तो आपके पास जमीन और पालतू पशु होते। वहां की कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको ही पता लगता और समझ नहीं आता कि वेतन के लिए काम करने की क्या जरूरत थी। अगर आप कह रहे हैं कि शायद आपको यह बात समझ आती नहीं आती तो आपको वेतन के लिए काम करने की जरूरत क्या थी, क्योंकि अफ्रीका के लोगों का जो बेसिकली जिंदगी जो आपका चल रही थी, अपने जमीन पर कामकाज करते थे, अपने पशुओं को पालते थे, उसी के सारे जो था बेसिकली उनका पूरा जो लाइफ है वो बहुत खुशी में आपका कट रही थी और बहुत अच्छे से चल रही थी। अब देखिए, विल्स नदी को पार करने का ट्रांसवाल की सोने की खदानों तक पहुंचने के लिए छोटा सा आसान रास्ता था। अब देखिए, सोने की खोज तक बीमारियों की मौत की आकांक्षा, आप इसको आपका देख सकते हैं कैसे एक घोड़े को, दो घोड़े को क्या है समुद्र के माध्यम से में आपके नदी में गिर कर पार कर रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं। देखा आप लोगों ने? चलिए, उन्नीसवीं सदी के आखिर में यूरोप ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को खोदकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थी। कारण क्या था? यूरोप की ताकतवर चीजें थी 19वीं सदी में, बहुत बड़े भूभाग विशाल क्षेत्र को घेर लिया। वहां पर सोना निकलता था, डायमंड्स निकलते थे, चांदी निकलती थी, कॉपर निकलता था। उन सारे रिसोर्सेज पर अपना कब्जा किया, वहां खदान बनाई और वहां खोदा। तो यही चीज क्या कर रही थी, यूरोप के लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी अफ्रीका को आने के लिए। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदान का दोहन करना चाहते थे। बागानी मतलब कि वहां क्या हो, कहवा के लगे, चाय लगे, तंबाकू का प्लांटेशन हो। इसीलिए लोग कहां भाग रहे थे, यूरोप महाद्वीप की तरफ ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, ताकि उन्हें यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहां ऐसी कई समस्या पेश की गई जिनकी उम्मीद नहीं की गई थी। वहां के लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहते थे, यानी कि वो सैलरी बेस्ड वर्किंग नहीं चाहते थे। क्योंकि क्या नहीं था, हम अभी पढ़े हैं, क्योंकि अफ्रीका में सैलरी का कोई कल्चर ही नहीं था। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोकने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा कर देख लिए, लेकिन कोई बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिया गया, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी जमीन से हटाने के लिए उत्तराधिकारी कानून भी बदल दिया गया। नए कानून में यह व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी। इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में
ढालने का प्रयास किया गया, खदान कर्मी को बाड़े में बंद कर दिया गया, उनके खुलेआम घूमने फिरने की पाबंदी लगा दी गई। तभी वहां रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। कहां फैला? यह आपका तो 1880 के दशक में से समय में फैल गया था आपका, कहा? यू अफ्रीका में। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए एक बार थोड़ा सा एक खदान की इमेज है, इसको गौर करके देखिए कि कैसे लोग वहां काम करते थे खदान। और ये खदान देखिए, बेसिकली वो क्या चाह रहे थे कि या तो वहाँ खदान हम लोग अच्छा कर लें, गोल्ड माइनिंग वगैरह डायमंड से निकाल लें, या फिर हम लोग क्या कर लें, हम लोग अपनी कमर्शियल एग्रीकल्चर करें, जैसे कॉफी का प्लांटेशन कर दें, रबड़ का प्लांटेशन कर दें, चाय का प्लांटेशन कर दें और तंबाकू वगैरह, इस तरह की चीजें करें ताकि हमको क्या हो, कुल मिलाकर बेनिफिट्स हो। हो गया बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्या हुआ, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी के सबसे पहले 1880 के दशक में आखिर साल में दिखाई दिया। उस समय अफ्रीका में इरिट्रिया पर हमला कर दिया गया और इतावरी सेना गो सैनिकों को पेट भरने के लिए एशियाई जानवर खाते थे। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों में कई जानवरों तक जरिए पहुंची। अब क्या थे कि जो आपके इरिट्रिया आपका देश है अफ्रीका का, जिबूती के पास जो पड़ता है, आपका ट्रायंगल बनाते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इरिट्रिया, सोमालिया, ये मिलकर हॉर्न ऑफ आपका ट्रायंगल अफ्रीका बनता है, वहां पर है। तो जब वहां पर आपके क्या है, इतावरी सैनिक लड़ने के लिए, तो वो लोग एशियाई के जानवर खाते थे और उन्हीं जानवरों से बीमारी फैल गई। यह बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशिया आपके देशों से कहीं जानवरों के जरिए पहुंची नहीं, बेसिकली निकली एशिया से थी और जानवरों के बीच ये पहुंच गई थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप दाखिल होने वाली है बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लग गई। कैसे बढ़ी? पश्चिमी अफ्रीका में और आग की तरह। 1892 में यह अफ्रीका के अटलांटिक तट पर पहुंची। 5 साल बाद के यहाँ केप, यानी अफ्रीका की केप वुड हॉग जगह पड़ती है, वुड हॉग जो है इसका पोर्ट है, बेसिकली अफ्रीका का जो ये आप पार्ट देखोगे, ये वाला जो पार्ट मिलेगा यार, मैं भारत जैसा मैप बन गया, तो जो आपका नीचे वाला पार्ट है उसको बोलते हैं केप। ये साउथ हिस्सा है। तो आपका रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को नींद में सुला दिया। अब आप सोच कर देखिए कि 90% लोग क्या हो गए, अफ्रीका के जो जानवर पालते थे उन लोगों के 90% जानवर क्या हो गए, रिंडरपेस्ट नामक बीमारी यानी कि जो आपका मवेशी प्लेग था इसकी चपेट में आके मर गए। अब आप सोच के देखिए कि इन्हों खाने का लोगों का अकाल, उनकी आजीविका क्या थी, अपनी खेती और पशुपालन थी, तो दोनों ही बर्बाद हो गए। कितने मरे? 90% लोग आपका रिंडरपेस्ट जो आपकी बीमारी थी इससे मर गए। तो आपकी रिंडरपेस्ट थी किससे मरी? तो आप देखिए इस हादसे को आप समझ सकते हैं ये कैसे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मंजर रहा होगा। क्लियर है? और आप इसे महसूस भी कर सकते हैं। ये अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ भी जो था, कोविड के बाद जानवरों में भी एक बीमारी फैली थी जिससे जानवरों की बहुत बड़े मात्रा में आपकी मृत्यु हुई थी। पशुओं के खत्म हो जाने से तो अफ्रीका की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। अपनी सत्ता को और मजबूत करने के लिए अफ्रीकाओं को श्रम बाजार की ओर धकेलने के लिए वहां के बागान मालिक, खनन मालिकों, औपनिवेश सरकारों ने बचे खुचे पशुओं को अपने कब्जे में ले लिया। अब देखिए ये उनके लिए तो बेनिफिट हो गया, किसके लिए? यूरोपियन आपके लोगों के लिए, क्योंकि अफ्रीकन की रोटी
कसारा क्या था, वहां के मजदूर और कृषि। मजदूर 90% मर गए, 10% बचे, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए, और वहां के लोगों को जबरदस्ती आपका खदानों में आपका धकेल दिया गया। ठीक, बागान मालिकों, खनन मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों के बचे खुचे पशु को अपने कब्जे में ले लिया। बचे खुचे पशु संवर्धन कब्जे में होने का यूरोपी को कहां भेज दिया गया, आपका पूरे अफ्रीका में जितने वे गुलाम बना जा सके उन्हें बेहतरीन मौका हाथ लग गया। अब यूरोप क्या लगा कि इससे बढ़िया मौका नहीं है कि हम लोगों को अपना दास बना सके, गुलाम बना सके, और हमें तो ये गॉड गिफ्टेड मिला है। कैसे मिला है, गॉड गिफ्टेड। क्योंकि ये अगर आपका रीडर आपकी बीमारी ना फैलती, आपका मवेशी प्लेग ना फैलता, तो हम तो क्या थे, बिल्कुल हमसे तो ये अफ्रीका के लोग काम ही नहीं करते खदानों में, हम परेशान हो चुके थे। अब उनकी मजबूरी हो गई। ठीक, 19वीं सदी के दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिमाण में ऐसी और कहानियां देखी जा सकती हैं। और कह रहे हैं कि कोई ये ऐसी पहली कहानी नहीं है, बहुत सारी ऐसी कहानी हैं जिनको आप इन्हें इसके अंतर्गत देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि जहां यूरोप ने बहुत सारे देशों को अपने उपनिवेश बनाया और अपनी उपनिवेश की ताकत पर उन पर अपना कब्जा किया। अब देखिए, यूरोप के लोग तैयार नहीं थे काम करने के लिए खनन में, बागानों में, लेकिन यूरोपियन का लक साथ देता है। वहां आपका रीडर नामक जो आपका पशु प्लेग वो फैल जाता है। 90% पशु की बीमारी के कारण वहां के लोगों की आजीविका छन्न-बन हो जाती है, और मजबूरन उनको क्या कर जाता है, खदानों की तरफ धकेल दिया जाता है। अब ऐसी कंडीशन थी भारत में। भारत के अनुबंधित श्रमिकों का जाना, यानी कि भारत से श्रमिकों का, अनुबंधित का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कर श्रमिकों को लेकर गए थे बाहर। अब आप देखते हैं कि भारत से ही आपके श्रमिक कहाँ गए थे, आपके श्रीलंका, और अफ्रीका से लोग कहाँ गए थे, यूएस में, जिनको हम निग्रो बोलते हैं। ठीक, वो कहाँ गए, वहां। तो इस तरह से जो मजदूर थे यूरोपियन लोग, चाहे ब्रिटिशर हों, चाहे फ्रांसीसी हों, चाहे डेनिश हों, चाहे डच हों, ये लोग क्या करते थे, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करते थे 10, 5, 20 साल का। उन्हें कहते थे हम इतना वेतन देंगे, और उनको क्या करते थे, फिर अपने साथ अनुबंधित कर ले जाते थे और उनसे यहाँ बागानों में, खननों में काम करवाते थे। भारत से अनुबंधित यानी कि गिरमटिया, यानी कि एक तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल पेपर था। श्रमिकों को ले जाना जाने में 19वीं सदी में दुनिया के विविधता के प्रतिबंध को आपका दिखाता है। यह तेजी अर्थव्यवस्था के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि, और दूसरों के बेहिसाब गरीबी, और किस क्षेत्र में भारी तकनीकी की प्रगति, और दूसरों के क्षेत्रों में उत्पीड़न के रूपों की इजाजत दुनिया को दी। अब देखिए, आप किसी को जबरन ना चाहकर उसकी स्वतंत्रता के खिलाफ आप दूसरे देश में ले जा रहे हैं। तो ये 19वीं सदी का ऐसा दौर था जो बहुत कष्टदायक था, और हर समय इन्होंने कष्ट इस टाइप में झेला। आज हमारा समाज बिल्कुल आजाद है, हम भारत के संविधान में सांस ले रहे हैं, हर तरीके की आजादी हमको मिली है, कानून, संविधान, कोर्ट हमारी रक्षा के लिए हैं। लेकिन आज से पहले ये सारी व्यवस्था नहीं थी जब तक हम आजाद नहीं हुए थे। क्लियर है? तो इस सफर को आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए एक बार देख लीजिए, पूछ लीजिए, कोई डाउट हो तो देखिए। पूछ लीजिए कोई डाउट हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर है फिलहाल हम लोग इसको यहीं विराम देंगे। कल दोबारा यहाँ से ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।